नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक अपनी चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भारत भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है और इसमें अध्याय क्रमांक 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जलवायु। और इस भाग में यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की ऋतुओं की चर्चा करेंगे और उनमें सबसे पहले बात की जाएगी शीत ऋतु की। अब इससे पहले आपने भारत की जलवायु से संबंधित बहुत से बिंदुओं पर चर्चाएं कर ली है। भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु, यानी कि जलवायु और मौसम क्या होते हैं, जलवायु और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और भारत के संदर्भ में वो कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं, उनकी आपने बहुत ही विस्तार से चर्चाएं कर लिए। यानी कि आपने भारत की जलवायु के जो मुख्य कॉन्सेप्ट होते हैं, मुख्य बिंदु या मुख्य सिद्धांत कौन से होते हैं, उनको आपने अच्छे से समझ लिया है। जिसने भी इनको अच्छे से नहीं समझा है वो एक बार जाकर वीडियोस देखें, पिछले वाले, ये पिछले वाले तीनों वीडियोस देखें और इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ते हुए अच्छे से इनका रिवीजन कर पाएंगे, तो ये आगे आने वाले सारे बिंदु आप आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर बार बार बीच में बहुत सी ऐसे शब्दावली आएंगी, बहुत से टर्म्स आएंगी जो आपको समझने में समस्या पैदा करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि मैं इन सब शब्दावलियों की चर्चाएं मैं इन 3 वीडियो के दौरान कर चुका हूं। तो आप लगातार इनकी जो सामान्य शब्दावलियां हैं, सामान्य जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको आप विस्तार से अच्छे से आप पिछले वीडियोज में जाकर देखें। और अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं भारत की ऋतुओं की। अब जैसा कि आपने भारत की जलवायु को समझा है कि भारत की जलवायु एक विशेष प्रकार की मानसूनी जलवायु है, कर्क रेखा इसके बीच में से गुजरती है, भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है, तो भारत की जलवायु आपके शुष्क प्रकार की होनी चाहिए, वर्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो अच्छी खासी वर्षा होती है। तो ये वर्षा ऐसी क्यों हो जाती है, किस प्रकार से होती है, ऐसी हमने बहुत से बिंदुओं पर चर्चाएं की। भारत के हमने कुछ उदाहरण लेकर आपको बताए, जैसे चेन्नई का तापमान अलग होता है, द्रास का तापमान अलग होता है, हिमालय आपके मेघालय क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक हो जाती है, लद्दाख और राजस्थान में वर्षा कम हो जाती है, आपके मंगलुरु में वर्षा अधिक होती है, जबकि उसके थोड़ी सी दूरी पर अवस्थित बेंगलुरु में आपके सब न्यूनतम वर्षा हो जाती है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन पर हमें विस्तार से चर्चाएं करनी है और ऐसी चर्चा करने के लिए हमें पूरे साल को अलग अलग ऋतुओं में बांटना होगा। पूरे साल भर के 12 महीने होते हैं, उनको कुछ विशेष ऋतुओं में बांटना होगा और उन ऋतुओं में विभाजन करने के लिए हम भारत में एक विशिष्ट प्रकार की ऋतु परिवर्तन देखते हैं। जैसे कई बार आपको ऐसे आपके ठंडे के मौसम दिखे देते हैं, तापमान कम होते हैं, जिसे आप शीत ऋतु कहते हैं। फिर आपके एक बसंत ऋतु आती है जो सुहावना मौसम होता है। फिर आपके ग्रीष्म ऋतु आती है जिसमें तापमान अत्यधिक होता है। बीच में एक ऐसी ऋतु आती है जहां पर उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आपके यानी कि मानसूनी आपके जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं, उनमें आप देखते हैं कि आपके कुछ वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, वो पतझड़ ऋतु कहलाती है। ऐसे आप विशेष प्रकार का एक पैटर्न देखते हैं भारत में। अब ये जब आप एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं, जैसे आप ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में जाते हैं या शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं, तो तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे सर्दियों में तापमान कम था, ग्रीष्म ऋतु में आओगे तो यहां पर तापमान आपको अधिक मिल जाएगा। ऐसा परिवर्तन आपको देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है और इतना सटीक परिवर्तन देश के आंतरिक भागों में मिलता है। आंतरिक भाग बोले तो उत्तरी भारत। अब भारत के आप कुछ भाग आते हैं जो उत्तरी भारत आते हैं और कुछ भाग आते हैं वो दक्षिणी भारत आता है। जैसे ये दक्षिणी भारत है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है और यहां पर आपके समुद्र तट साझा होता है इनके द्वारा। ये क्या होता है, इनके द्वारा समुद्र तट लगता है इनका। जैसे भारत के पूर्व दिशा में क्या है भाई, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है और सुदूर दक्षिण की ओर क्या है, हिंद महासागर है। तो ये महासागर के तटीय क्षेत्र हैं। यहां पर आपके एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तो यहां पर तापमान में परिवर्तन इतना अधिक नहीं होता है जितना यहां पर उत्तरी भारत या फिर आंतरिक भारत के क्षेत्रों में होता है। ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हमने पीछे समुद्र की समकारी जलवायु भी पढ़ी है और महासागरों की महाद्वीपीय जलवायु को भी विस्तार से आपको बताया है। तो जैसे जैसे समुद्र तट से दूर जाते हैं आंतरिक भारत में, तो यहां पर ऋतु परिवर्तन होने के साथ में तापमान, वर्षा इत्यादि लक्षणों में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक आपके परिलक्षित कहां पर होते हैं, आंतरिक भागों में और विशेष रूप से उत्तरी भारत में। फिर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे जो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तटीय क्षेत्रों की बात करें तो कौन से क्षेत्र आते हैं, ये वाला पूरा का पूरा भाग यहां पर जो समुद्र तट साझा होता है। जैसे ये गुजरात वाले क्षेत्र में कौन सा है, काठियावाड़ का तट है। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा वाला क्षेत्र कौन सा है, कोंकण तट आ जाता है। फिर केरल आपके कर्नाटक और कुछ गोवा का भाग ये क्या आता है,
कन्नड़ तट आ जाता है। फिर केरल और कर्नाटक का भाग क्या कहलाता है? ये मालाबार तट कहलाता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। फिर यहाँ पर उड़ीसा और आगे पश्चिम बंगाल तक क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। इन तटवर्ती क्षेत्रों पर आपके समुद्र की समकालीन जलवायु का प्रभाव रहता है, इसीलिए एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं तो यहां पर तापमान में तो परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि यहां पर वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसा परिवर्तन आता है? वर्षा के प्रारूप। यहां पर देखिएगा ये वाला क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र आता है कोरोमंडल। इस कोरोमंडल क्षेत्र में यहां पर वर्षा होती है शीतकाल में। वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। जबकि दूसरी ओर हम देखें, बाकी सारे तटीय क्षेत्र देखें तो वहां पर वर्षा हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। यहां पर वर्षा कब होती है? यहां पर वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। इन क्षेत्रों में वर्षा कहां होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। लेकिन इस कोरोमंडल में क्या होती है? केवल शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से इन तटीय क्षेत्रों में आपके ऋतु परिवर्तन के साथ में तापमान में तो कुछ परिवर्तन ज्यादा नहीं आता है। शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु का तापमान तो लगभग सामान्य रहता है, 2-4 डिग्री का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई आपके ऋतु के अनुसार परिवर्तन की। तो इस प्रकार से हम पूरे भारत को 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून वापसी की ऋतु। अब हम एक एक ऋतु की संपूर्ण भारत के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई जैसे शीत ऋतु को हम पढ़ रहे हैं तो शीत ऋतु के दौरान भारत में किस प्रकार की जलवायु और मौसमी दशाएं रहती है, तापमान, वायुदाब, वर्षा में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, पवन प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो ये तमाम बातें हम एक एक ऋतु की चर्चा करेंगे तो हम पूरे भारतवर्ष की साल भर की जलवायु को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर शीत ऋतु की कि शीत ऋतु की क्या विशेषताएं होती है। शीत ऋतु, जब आपके शीत ऋतु की बात आती है तो आपको कुछ इस प्रकार के चेहरे दिखाई देते होंगे, जहां पर आप जैसे स्कूल जाते हुए आप ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े पहनते हुए हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे, और ऐसे अपने हाथों को बांधते हुए से सिकुड़ते हुए जाते हैं कि सर्दी ना लग जाए, बहुत सर्दी लग रही है आप। तो ऐसी ऋतु कैसी होती है? शीत ऋतु होती है। इस शीत ऋतु का समय क्या रहता है? मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय रहता है। दिसंबर और जनवरी इसमें सबसे ठंडे महीने होते हैं। अब यहाँ पर दिसंबर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, फिर फरवरी के महीने में तापमान क्या हो जाता है? और कम हो जाता है फिर से। उसका कारण क्या होता है? फरवरी के महीने में जो आपके मध्य एशिया के क्षेत्र की तरफ बात करें, पश्चिमी एशिया में कैस्पियन सागर है, तुर्कमेनिस्तान है, वहां से कुछ ठंडी पवनें आ जाती है। वो ठंडी पवनें अफगानिस्तान, पाकिस्तान इनसे होते हुए भारत की ओर प्रवेश कर जाती है, और उन ठंडी पवनों की वजह से यहाँ पर आपके शीत ऋतु का तापमान, ये फरवरी के महीने में तापमान एक बार फिर से बढ़ जाता है। तो ये आपके मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक का समय है जहां पर शीत ऋतु रहती है, और दिसंबर जनवरी जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। और दिसंबर के महीने में आप देखते हैं कि जैसे आपके 25 दिसंबर से आपके शीतकालीन अवकाश हो जाता है स्कूलों में, तो इसी वजह से इसी समय पर किया जाता है कि सबसे अधिक ठंड के समय होते हैं दिसंबर के उत्तरार्ध का समय और जनवरी का पहला पखवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ती है। इसी वजह से आपके स्कूल में शीतकालीन अवकाश भी यहीं पर होते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करें, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घटता जाता है। अब भारत में आप देखेंगे कि यहां पर आप दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, दक्षिण से ऐसे उत्तर की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको तापमान घटता हुआ मिलेगा। ये दक्षिण भारत है और ये उत्तर भारत है। कितना घटेगा? देखिएगा, एक तो भारत के ये मैदानी क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र है? ये भाग आते हैं भारत के मैदानी क्षेत्र, और ये भारत के जो तटीय क्षेत्र है दक्षिण भारत। जैसे जैसे यहां पर एक स्थान आता है चेन्नई, जो आपके तमिलनाडु की राजधानी है। यहां पर आपके शीत ऋतु में तापमान कितना होता है? शीत ऋतु का तापमान यहां पर रहता है 24 से 25 डिग्री, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान रहता है। जबकि इसी समय पर आप जाएंगे मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में यहां पर तापमान आपको मिलेगा 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी कि इतना आपको यहां पर उत्तर दिशा में जाते जाते तापमान कम होता जाएगा। और उत्तर में जाएंगे यहां पर आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में तो तापमान और कम हो जाएगा। जैसे जैसे यहां पर एक स्थान आता है द्रास, ये कहां पर है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, जहां पर आपके तापमान हो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको शीत ऋतु में ऐसा तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान लगातार कम होता जाता है। अब शीत ऋतु की विशेषता क्या रहती है? दिन के समय में सूर्य का प्रकाश गिरता है तो दिन गर्म हो जाता है, और रात्रि के समय में रात्रि का तापमान कम होने लग जाता है। यानी कि दिन तो गर्म रहता है और रात्रि आपके ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है ठंडी बढ़ती जाती है, तापमान लगातार कम होता जाता है।
इसकी वजह से क्या विशेषता बनती है, रात्रि में जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है तो उत्तरी भारत के मैदानों में आपको तुषारपात देखने को मिलता है। तुषारपात को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पाला पड़ना। अब ये पाला पड़ना क्या होता है, जब कभी भी आप सुबह सुबह शीतकाल में देखते हो और आप देखते हो कि आपके घर के बाहर आप जैसे घास है या फिर आपके कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनके ऊपर आपके बर्फ की चादर जमी रहती है। क्या जमी रहती है भाई, बर्फ की एक चादर जमी रहती है, और ये बर्फ की चादर ही तो क्या कहलाती है, पाला पड़ना। इसी को तुषारपात कहते हैं। और ये पाला पड़ना और तुषारपात फसलों के लिए एक हानिकारक स्थिति होती है, नुकसानदायक की स्थिति रहती है। हिमालय के ऊंचे ढाल होते हैं, वहां पर आपको हिमपात देखने को मिलता है। इस प्रकार से वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। आप कभी कश्मीर जाते हो घूमने के लिए तो वहां पर स्नोफॉल का आनंद लेते हो और इस प्रकार से वहां से बर्फ उठाते हुए अपने साथियों के ऊपर बर्फ फेंककर मारते हो। तो ये स्नोफॉल कब होता है, शीत ऋतु में होता है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रवाह क्षेत्र, अब भारत में आपके कैसा है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रवाह क्षेत्र में भारत पाया जाता है। अब ऐसा ऐसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस पवनों की इस प्रकार से दिशा रहती है, इसलिए ये पवनें उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती है। हमेशा इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, शुष्क और स्थलीय भागों से होती है, और ये स्थलीय भागों से होकर ही गुजरती है। इसलिए इनमें आर्द्रता की कमी रहती है। नमी की कमी होने के कारण ये पवनें आपके वर्षा करवाने में सहायक नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देश के अधिकांश भाग इसमें से शुष्क रहते हैं, लेकिन देश का एक क्षेत्र है तमिलनाडु वाला भाग, ये पवनें इसी प्रकार से चलती है। जब ये पवनें इस प्रकार से स्थलीय भागों से चलती है तो इनमें आर्द्रता नहीं रहती है, लेकिन कुछ पवनें इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो इनमें आर्द्रता आ जाती है, और ये आर्द्रता वाली पवनें तमिलनाडु के इन तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो यहां पर ये वर्षा करवा देती है। और ये वर्षा करवाती है वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। और इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर आपके अच्छी वर्षा होती है शीत ऋतु के दौरान, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों के समय पर। कारण क्या रहता है कि इस समय आपके यहाँ पर पवनें आपके बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है, और वो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों से टकराते हुए यहाँ पर अच्छी वर्षा कर देती है। और कई बार आप तमिलनाडु के क्षेत्र में शीत ऋतु के दौरान बाढ़ की स्थिति भी देखते हो। एकमात्र राज्य है भारत में तमिलनाडु जहां पर शीत ऋतु में बाढ़ की स्थितियां बनती है। बाकी तो जैसे हमने जैसे असम में बाढ़ देखी, उत्तर प्रदेश में, या फिर आपके दिल्ली में बाढ़ देखते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में देखें, या फिर भारत के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, पड़ोसी देश बांग्लादेश में बाढ़ देखें, तो वो बाढ़ की स्थितियां ग्रीष्म ऋतु में बनती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वर्षा ही ग्रीष्म ऋतु में होती है। लेकिन तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति आपके शीतकाल में बनती है। उसका कारण यह कि यहाँ पर वर्षा ही शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्मकाल यहाँ पर सूखा रहता है। फिर आप इस समय भारत में शीत ऋतु को भारत में देखेंगे, उस समय आपके शीत ऋतु में भारतीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, अब भारतीय क्षेत्र को आप इस प्रकार से देखिएगा कि किस प्रकार से उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है और पवनों की दिशा कैसे रहती है। यहां पर आपका हिमालय क्षेत्र है, ये यहां पर भारत में क्या है, ये हिमालय क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र है जहां पर आपके लो प्रेशर पाए, तापमान कम होता है। यहां पर क्या रहता है, यहां पर आपके टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है तो यहां पर हाई प्रेशर बनता है, अर्थात उच्च वायुदाब क्षेत्र हो जाता है। पूरे भारत, उत्तर भारत में, हिमालय क्षेत्र में, मध्य एशिया में, आपके उत्तरी पश्चिमी भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब जगह पर यहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है। अब उच्च वायुदाब का क्षेत्र रहता है तो यहां से पवने हैं वो इस स्थलीय भाग से पवने आपके इन समुद्री भागों की ओर चलेगी, और इन समुद्री क्षेत्रों पर तापमान क्या रहेगा, इन समुद्री क्षेत्रों पर आपके निम्न वायुदाब रहेगा। निम्न वायुदाब, चाहे आप बंगाल की खाड़ी देखो, निम्न वायुदाब, चाहे आप इधर अरब सागर देखो, सब जगह आपके निम्न वायुदाब रहेगा। तो पवने कैसे चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब ये पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। अब ये जो स्थलीय भाग पर पवने हैं तो इन पर ऊंचाइयों का प्रभाव रहेगा। जैसे यहां पर आपके पर्वतीय क्षेत्रों से पवन गुजरेगी, यहां पर आपके मैदानी क्षेत्रों से गुजरेगी, यहां पर गंगा की घाटी से गुजरेगी, गंगा नदी के क्षेत्र से, यहां पर पठारी प्रदेश से गुजरेगी। तो यहां पर इन पवनों पर ऊंचाइयों का प्रभाव रहता है। तो ऊंचाइयों के प्रभाव के कारण पवनों की दिशा क्या रहेगी, जैसे यहां से पवने आएगी ना तो सबसे पहले गंगा के घाटी क्षेत्र में। अब गंगा नदी कहां पर प्रवाहित होती है, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। जैसे यहां पर आपके गंगा नदी का ये इस प्रकार का प्रवाह क्षेत्र होता है, ये क्या है, ये आपके गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है। इस गंगा नदी के क्षेत्र में पवनों की दिशा आपके पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होती है। कैसे होती है,
पौने यहां पर कुछ इस प्रकार से चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पौने चलती है। कहां पर ये पौने चलती है? गंगा नदी के घाटी वाले क्षेत्र, गंगा घाटी क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। जैसे जैसे ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल से आपके पौने इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से पौने चलने लग जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर। कैसे चलती है? यहां पर पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। अब जैसे यहां से पवने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो ये पवने उत्तर पूर्व दिशा से चलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है कि यहां पर ऊंचा ऊंचों का प्रभाव नहीं रहता है। यहां पर तो ऊंचा ऊंचों की वजह से पवने आपके पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जैसे आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में आती है, पवने आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। और जैसे ही आपके स्थलीय भागों से आगे बंगाल की खाड़ी में आती है तो अब पवने अपनी मूल दिशा से उत्तर पूर्व दिशा से चलती है, जो कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं जो ऊंचाई से रहित होती है। यहां पर ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन नहीं है, लेकिन इन पर ऊंचाई का प्रभाव रहता है। इस वजह से ये पवने पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व चलती है और बंगाल की खाड़ी पर अपनी वास्तविक स्थिति से चलती है। और यही पवने फिर यहां पर आकर कोरोमंडल वाले तट में अच्छी वर्षा करती है। ठीक है, हाँ, इनको उम्मीद करता हूं कि आप इनको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि शीत ऋतु में पवनों की स्थितियां किस प्रकार से रहती है। अब यहां पर मौसम की विशेषताएं देखेंगे। कहां पर? शीत ऋतु में। हम बात किसकी कर रहे हैं? शीतकाल की कर रहे हैं। शीतकाल में मौसम की विशेषताएं रहती है, आसमान हमेशा साफ रहता है, आर्द्रता हमेशा कम रहती है, यहां पर शुष्कता बनी रहती है, तापमान आपका कम रहता है और पवने आपके शीतल और परिवर्तित रहती है। और पवनों का प्रवाह किस प्रकार से होता है? गंगा घाटी में ऐसे चलती है पहले, फिर यहां पर इस प्रकार से हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर पवनों की दिशा इस प्रकार से रह जाती है। ये आपके इस प्रकार की स्थितियां रहती है। और इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स क्या रहता है? लर्निंग आउटकम्स आपका ये रहा है कि भाई भारत में शीत ऋतु की क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि शीतकाल की इन विशेषताओं को आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल पढ़िएगा और फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। सवाल है आपके लिए कि शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा उत्तरी पूर्वी पवनों से होती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर ओडिशा। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें वर्षा शीत ऋतु में होती है और वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की वजह से होती है? हम आगे चर्चाएं करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में कि भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अलावा शीतकाल में कुछ अन्य वर्षाएं भी होती है, जैसे पश्चिमी विक्षोभों से भी होती है। लेकिन यहां पर आपको पूछा है उत्तरी पूर्वी पवनों से कहां होती है, तो यह वर्षा होती है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर यह वर्षा होती है, जहां पर वर्षा हमेशा शीत ऋतु में होती है। ग्रीष्म काल में कोरोमंडल तट एक वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रहकर और आर्द्र पवनों के समांतर क्षेत्र में रहकर आपके शुष्क क्षेत्र रह जाता है। इसीलिए यहां पर वर्षा शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म काल में यहां पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल, भारत में शीत ऋतु की अवधि रहती है। भारत में शीत ऋतु की समय अवधि क्या है? मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, अप्रैल से लेकर जून तक, या फिर मध्य नवंबर से फरवरी तक, या इनमें से कोई नहीं। शीत ऋतु की अवधि बतानी है तो शीत ऋतु की अवधि आपकी सामान्य सी अवधि है। हमने चर्चा की शुरुआत में कि मध्य नवंबर से लेकर फरवरी तक शीतकाल रहता है। प्रारंभ में शीत ऋतु और लास्ट में फरवरी के महीने में शीतकाल आपके फिर से एक बार आने की वजह क्या रहती है कि तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से ठंडी पवनें भारत में प्रवेश करती है और इन पवनों की वजह से फरवरी में तापमान एक बार फिर से कम हो जाता है। और इस शीत ऋतु की अवधि के दौरान सर्वाधिक ठंडे महीने कौन से होते हैं? सर्वाधिक ठंडे महीने, और ये महीने रहते हैं आपके दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी आपके सबसे ठंडे महीने रहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। शीत ऋतु की आगे और कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप मैटर आप आसानी से, अच्छे से और आपके सरलता से समझ चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने साथियों तक भी प्रेषित करते रहना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा सहयोग करते रहना और अपने प्लेटफॉर्म को और अधिक ग्रोथ करवाते रहना। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।